मतलब ऐसे दिस इज तो वेरी ऐसे नाइंसाफी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। 2 साल की बात और है, फिर ऐसे कॉलेज चले जाओगे तब अच्छे से सेलिब्रेट करना सारे फेस्टिवल्स होपफुली। ऑल राइट, तो आज की क्लास का एम थोड़ा अलग है। तो जैसा मैंने अभी इतनी क्लासेस में देखा है, आप लोगों के मैथमेटिकल फिजिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें थोड़े से डाउट्स रहते हैं, है ना। काफी बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, काफी बच्चों को वेक्टर्स में भी प्रॉब्लम है। सो आई हैव डिसाइडेड कि आज की क्लास में मैं खाली वेक्टर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसका पर्पस ये है कि वेक्टर्स ना बेस फॉर्म करता है। मोशन इन अ प्लेन भी आपको तभी समझ में आएगा जब वेक्टर्स आता होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी तभी समझ में आएगा जब वेक्टर आता होगा। वेक्टर के बिना ना फ्रिक्शन समझ पाओगे ना कुछ और समझ पाओगे। मुझे सारे ये जो वेज वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं तभी हो पाएंगे जब वेक्टर आता होगा अच्छे से। ठीक है, मूविंग ऑन, रोटेशन वेक्टर के बिना समझ नहीं आएगा। वो वर्क पावर एनर्जी भी वेक्टर के बिना समझ नहीं आएगा। तो बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको वेक्टर समझे बिना समझ नहीं आएंगे। सो दैट इज व्हाई आई हैव थॉट कि आज की क्लास में हम खाली वेक्टर ही पढ़ेंगे और वेक्टर के सारे कंसेप्ट जो होंगे मैं अच्छे से आपको रिवाइज करवा दूंगी। फिर इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन कम टू मोशन इन अ प्लेन वाला चैप्टर एंड सॉल्व क्वेश्चंस एंड डिस्कस द एंटायर चैप्टर फिर से। ठीक है, ये क्लियर है सबको कि हाँ मैम आज का एम समझ में आया कि वेक्टर्स पढ़ना है अच्छे से। ऑलराइट, सो जेन्युइनली ध्यान देके पढ़ो। वेक्टर लगता है इजी कॉन्सेप्ट है बट बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो टुडे वी विल फोकस ऑन द चैप्टर दैट इज ऑन द पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज वेक्टर। पर जब आप बच्चे हमारे साथ ऐसे पूरा परमानेंटली पढ़ने लग जाओगे तब मैं ऐसे मैथमेटिकल टूल्स की एक क्लास अलग से रखवा दूंगी जिसमें आपका वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें हम साथ में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। वो आपको समझ में आएंगे तब तो ये बाकी सारे चैप्टर्स भी समझ में आएंगे, क्योंकि इसीलिए। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट अस गेट राइट इनटू दिस चैप्टर। तो सब बच्चों को बता दूं मेरी क्लास पे ऐसे ना टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। टाइम पे ज्वाइन करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे क्लास शुरू कर देती हूँ। 2-3 मिनट का आपको इंटरवल जरूर मिलेगा, बट यस ट्राई टू ज्वाइन माय क्लास ऑन टाइम एवरीवन। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया आज का एम है वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना। माय नेम इज साक्षी। सो माय नेम इज साक्षी गुप्ता, आई विल बी योर फिजिक्स टीचर गाइस। इसके पहले 2 क्लासेस हमारी जो हुई है उसके अंदर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मोशन एंड 1D चैप्टर कवर किया हुआ है। जिन बच्चों की वो क्लासेस मिस हुई हैं आप रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, उनकी नोट्स मिल जाएंगे सारे। आज की क्लास में हमारा एम ये है कि वेक्टर्स वाला जो पार्ट है वो हम अच्छे से डिस्कस करें, क्योंकि वेक्टर्स इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, वरना बाद के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो वेक्टर अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। जो भी डाउट्स हो आप मुझसे बीच बीच में पूछते रहना। All right. So now to understand vector, let us begin with physical quantities. तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब फटाफट चैट बता दो कौन कौन सी होती है फिजिकल क्वांटिटीज आपकी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव गाइस? अरे नहीं, ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, ऐसे वेक्टर के अलावा और कौन सी होती है? ये भी आप सही बोल रहे हो बच्चा, वेरी गुड। वेक्टर और स्केलर, है ना। वी हैव स्केलर एंड वी हैव वेक्टर। अभी वो फंडामेंटल डिराइव्ड का भूल जाओ, वो हम उस चैप्टर में फिलहाल पीछे छोड़ आए हैं। तो अब स्केलर और वेक्टर में क्या मेजर डिफरेंस होता है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? क्यों है ये दो क्वांटिटीज? वेरी गुड, स्केलर में वी ओनली हैव मैग्नीट्यूड, स्केलर में वी ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड, और क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ? वेरी गुड गाइस, डायरेक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मुझे फटाफट एग्जांपल्स दे दो कि मैम ये क्वांटिटीज स्केलर है, ये क्वांटिटीज वेक्टर है। कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है? बहुत सारी होती है टू बी ऑनेस्ट। सब बच्चों को ये पता है कि हाँ मैम स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। ठीक है, स्पीड आपकी स्केलर होती है बच्चा कृष्णा, स्पीड आपकी स्केलर होती है। एक्सेलरेशन वेक्टर, गुड जॉब। लेट मी राइट अ फ्यू ऑफ दीज। यू हैव स्पीड, यू हैव मास, इवन वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, ये आपकी वॉल्यूम भी हो गई, वॉल्यूम भी तो स्केलर ही है। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन थोड़ी होती है। चार्ज भी आपका स्केलर है। एक इंटरेस्टिंग क्वांटिटी जो हम स्केलर में ही लिखते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम स्केलर क्यों लिखते हैं? किसी को कोई आइडिया? इलेक्ट्रिक करंट में तो आप बच्चे बोल दोगे कि मैम डायरेक्शन होती तो है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट शो करते हैं तो डायरेक्शन तो होती है। इसलिए लिखते हैं क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं ना वो एक आपका अलग रूल फॉलो करते हैं जो है लॉ ऑफ एडिशन।
तो वेक्टर्स जो होते हैं उनके लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो अलग होता है, वो वेक्टर अलजेब्रा में आप अलग पढ़ते हो। इलेक्ट्रिक करंट को तो आप सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, कि मैम ये दो वायर्स में, इसमें अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है ऐसे, इसमें अगर 3 एम्पियर करंट जा रहा है ऐसे, तो ये वाली वायर में टोटल 8 एम्पियर करंट हमारे पास आ जाएगा। वेक्टर में आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉर योर कन्वीनियंस वी आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक करंट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, तो आप ये लिख सकते हो कि इवन दो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि हम उसको नॉर्मल अलजेब्रा से, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका जैसे टेम्परेचर हो गया, वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर में डायरेक्शन थोड़ी होती है। तो ये आपकी कुछ स्केलर क्वांटिटीज आ गई। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे दे दिए हैं। वेलोसिटी हमारे पास आ गया है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है ना, और भी कुछ सोच लो। पोजीशन भी आपकी वेक्टर होती है, एक चीज बता दूं आपको, पोजीशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वी विल स्टडी पोजीशन वेक्टर इन अ लॉट ऑफ डिटेल। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। गुड जॉब आरुषि, वेरी गुड। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स तो आपको, फोर्स तो ये दिमाग ही लगा दो, फोर्स को तो पूछना ही पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी अगर आप मेरे से पूछो, तो एग्जाम्पल भी अगर कोई पूछे तो सिंपली ऐसे लिख देना कि सपोज कोई पर्सन की स्पीड है, उसकी मैं बोल रही हूँ उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इससे आपको खाली ये पता चला कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मैं अगर अब यहाँ पर आपको ये चीज बोलूं कि 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, इसका मतलब है कि आपको मैग्नीट्यूड भी मैंने दे दी और डायरेक्शन भी मैंने दे दी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्या क्वांटिटी है एग्जैक्टली, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, एग्जैक्टली ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। और डायरेक्शन से आपको पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें। यस यू आर राइट, मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चा। एनर्जी विल, यू विल सी लेटर दैट एनर्जी कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम आपका मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में आता है, तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर है तो मोमेंटम भी आपकी वेक्टर आती है उसी उसी हिसाब से। ठीक है, ये स्केलर वेक्टर क्लियर है सबको? चलूं आगे। ऑल राइट, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट वेक्टर, तो वेक्टर में ये है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, और दूसरी चीज जो वेक्टर एडिशन के लॉज हैं वो भी फॉलो करता है। ये वेक्टर एडिशन के लॉ भी हम काफी डिटेल में आज की क्लास में कवर करेंगे। अभी हमने ये पढ़ लिया कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर को ना रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो, और एक आप उसको ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वो दोनों चीजें हमें कवर करनी है। एक हो गया सिंबॉलिकली, और एक हो गया ग्राफिकली, या पिक्चरी, कैसे पिक्चर के हिसाब से आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। आज की क्लास में देखो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं धीरे भी चलूं, बट क्योंकि 1 घंटे में वेक्टर मुझे थोड़ा ट्राई करना है कि अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाए, तो बीच में अगर कुछ फास्ट लगे या कुछ लगे कि समझ आना बंद हो गया तो बोल देना, मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लूंगी। ऑलराइट, अभी क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस चल रही हैं, सो आई एम जस्ट कवरिंग देम अ लिटिल फास्टर। सो वार्निंग दे दिया मैंने। ऑलराइट, सिंबॉलिकली का क्या मतलब है कि आप कोई भी लेटर ले लो, उसके ऊपर ही ऐसा एरो हेड बना दो। वेक्टर को सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करो तो आप देखोगे उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर वेक्टर के फॉर्म से। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फोर्स को आप एफ से करते हो, वेलोसिटी को आप वी से करते हो, एक्सेलरेशन को आप ए से करते हो, मोमेंटम को आप पी से करते हो। तो जो भी आपके पास वेक्टर्स हैं, यू चूज द लेटर विच इज चोजन फॉर देम एंड यू पुट अ एरो हेड ऑन टॉप। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। ये एरो हेड रिप्रेजेंट्स कि दिस क्वांटिटी possesses डायरेक्शन एज वेल। All right, when you are talking about graphical representation, now you have something like this. This is representing my A vector. तो इसमें ये वाला जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं टेल। ठीक है, मैं इसको टेल बोलूंगी जब मैं आपको ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब के बारे में बताऊंगी, तो इसको मैं टेल के तरीके से रेफर करूंगी, और इसको हम कहते हैं हेड। ठीक है, तो टेल और हेड बोला जाता है वेक्टर का। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बोल लो, बट आपकी क्लास में भी हो सकता है टीचर्स ने टेल और हेड से रेफर किया हो। ऑल्सो
इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि जो इसकी लेंथ होती है ना, लेंथ आपको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आइडिया देती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये एरो हेड पॉइंट कर रहा है, जो भी एरो हेड का सीन है, उससे आपको डायरेक्शन पता चलेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंथ बता रही है। इसका मतलब क्या है, सपोज मैं आपको बोलूं कि एक गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन ईस्ट, दूसरी गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूंगी, उसको थोड़ा छोटा ड्रॉ करूंगी, क्योंकि जो लेंथ है वो आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। तो क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी छोटी है, छोटी स्पीड से चल रही है, तो मैं इसलिए उसको छोटे वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगी। वैसे ही अगर मैं आपको बोलती हूँ, चलो मैं आपको वैल्यू नहीं दे रही, ये है आपकी F1 और ये है आपकी F2, सो कैन यू गाइस टेल मी कि कौन सी फोर्स बड़ी होगी, विच फोर्स विल बी ग्रेटर? व्हाट डू यू गाइस थिंक, विच फोर्स विल बी ग्रेटर, F1 या F2 में से? F2 ग्रेटर होगी ना, सब बच्चे अग्री कर रहे हो? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी जो है वो भी ज्यादा होगा। ऑल राइट, गुड जॉब गाइस। तो हमने ये सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार फटाफट से रिवाइज कर ली है। अब एक और चीज, आपके जो वेक्टर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप में आपके क्या आ गए, एक तो आपके होते हैं पोलर वेक्टर्स और एक आपके होते हैं एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करो तो उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट होगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे अगर आपका हो गया, सो इट विल हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल हैव सम एंडिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर आप फोर्स की बात करो तो फोर्स का भी कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है कि आपने फोर्स कहां पे लगाई। तो ऐसे वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर करते हैं। एक्सियल वेक्टर जो होता है वो होता है आपके रोटेशन की वजह से कॉज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप कंसिडर करो तो आपके टॉर्क फॉर एग्जांपल इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में आता है। या फिर अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो, तो इसमें जो डायरेक्शन होती है ना, उसको आप ऐसे, उसमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट वाला सीन नहीं होता। सपोज मैं कहाँ पे दिखाऊं, मेरे पास पेपर नहीं है कोई। सपोज ये है मेरा हाथ, यहाँ पर ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है और वो रोटेशन ऐसे हो रही है, ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करती हूँ राइट हैंड थंब रूल से। मतलब अगर ऐसे रोटेशन है तो एक्सियल वेक्टर आएगा बाहर की तरफ। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ एंडिंग पॉइंट, ऐसी कोई चीज नहीं आई। तो कोई वेक्टर बाहर की तरफ आता है ना, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, अब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी याद करने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपके फर्दर एग्जाम्स में भी आता है। सब लोगों ने एरो हेड देखा है ना, ऐसे एरो हेड सब लोगों ने देखा है। तो सपोज ये ऐसे प्रॉपर एरो हेड है, ऐसे 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 करके बना हुआ है। तो अगर कोई वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो उसका खाली आपको स्टार्टिंग का डॉट दिखता है। अग्रीड? तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई वेक्टर आपका इनटू द प्लेन जा रहा होता है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से याद रखो, क्योंकि क्रॉस आपको उसका पीछे का पार्ट जो दिखेगा वो ऐसे क्रॉस फॉर्म में दिखता है, और अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसका खाली डॉट दिखेगा। ठीक है, एक बार मैं आपके जो टाइप्स हैं वो रिपीट कर देती हूँ। दो टाइप्स के आपके वेक्टर होते हैं। ऑलराइट, तो दो टाइप के आपके वेक्टर होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जो, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, फोर्स हो गया, जिसमें आपका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कुछ एंडिंग पॉइंट होता है, दोनों चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं पोलर वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, आपको पता है कि वेक्टर किस तरीके से एक्ट कर रहा है। एक्सियल वेक्टर आपका तभी आएगा जब आप रोटेशन की बात करोगे। रोटेशन के अलावा मेजरली जितने भी वेक्टर्स हैं वो आपके पोलर वेक्टर है। अगर आप टॉर्क की बात कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज की बात कर रहे हो जहां पे रोटेशन हो रही है, तो उसमें आप इस वाले जो एक्सियल वेक्टर है उसकी जो आप डायरेक्शन बताते हो वो राइट हैंड थंब रूल से बताते हो। तो वहां पे कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला सिचुएशन नहीं आता, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग वाला कोई सिचुएशन नहीं आता। बस आपका एक वेक्टर आता है जो रोटेशन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है।
वैसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर गाइस? इतना यहां तक क्लियर है? Yes, very good. So now let us try to understand some properties of vectors basically. इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की बात करते हो तो पहली प्रॉपर्टी होती है पैरेलल शिफ्टिंग वाली। ऑलराइट, अगर आपके पास कोई वेक्टर है ऐसा ए कैप, ये आपका ए वेक्टर है, इसको आप पैरेलली इधर शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप इसको नीचे शिफ्ट कर रहे हो, कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे हो तो पैरेलल शिफ्टिंग इसको हम कहते हैं। और इसकी वजह से वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, नो इफेक्ट ऑन वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, ये मैं भी सारे समझा दूंगी आपको यशस्वी, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल अंडरस्टैंड दीज। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वेक्टर के, ये भी अभी हम समझेंगे। इतना क्लियर है कि हाँ, अगर मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रख रही हूँ और उसको कहीं पे भी स्पेस में ले जाऊं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये है जो आपको चीज समझनी है, वो है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर को तो क्या होता है? मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर, मैं भी विद अ वेक्टर की तो बात ही नहीं कर रही, वो बाद में पढ़ेंगे। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर, तो सपोज ये था आपका वेक्टर ए, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी पॉजिटिव स्केलर में तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सपोज आपने उसको ट्वाइस कर दिया तो ये हो गया आपका 2 ऑफ ए। अगर आपने इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव में इसका ये और चेंज हो जाएगा, सपोज ये आपका हो गया -3 ऑफ ए। डायरेक्शन जो रहेगी, डायरेक्शन हमेशा ऐसी ही रहेगी, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर उल्टा हो जाएगा, और जितने भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना उसका लेंथ डबल कर दो, उसका मैग्नीट्यूड डबल कर दो। रोटेट करोगे तो वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा बच्चा। अगर आप 360 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो तो वेक्टर जहां पे है वहां पे वापसी आ गया। अगर मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, नहीं चलो दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो सबको पता है ना, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। चलो रुको, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख ही देती हूँ। नाउ यू आर कंसिडरिंग रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। So you are having this, you are having north, then you're having south, you're having east, you're having west. Suppose a vector A is given to you, it is 20 kilometer per hour north। ठीक है, ये आपको वेक्टर A गिवन है, तो मतलब आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। दिस इज योर वेक्टर A। नाउ सपोज आई एम रोटेटिंग इट, और मैं उसको कुछ ऐसा ले आती हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक दैट दिस इज द सेम वेक्टर? आप लोग बताओ कि वेक्टर को मैंने रोटेट कर दिया है बाय सम एंगल, दिस एंगल इज 90 बट बाय सम एंगल आई हैव रोटेटेड इट। सो डू यू थिंक दैट दिस इज द सेम वेक्टर एज बिफोर? नो मैम, नहीं है ना, सेम चेंज हो गया ना। अब यहाँ पे भले ही मैग्नीट्यूड अभी भी वही हो, बट ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, ड्यू ईस्ट। सो दी वेक्टर इज कंप्लीटली डिफरेंट। पहले मेरी गाड़ी चल रही थी ऐसे, मैंने रोटेट कर दिया, मेरी गाड़ी चल रही है ऐसे। काफी बुक्स में लिखा होता है अगर 360 डिग्री रोटेशन हो तो वापसी आ जाता है, तो दैट इज ट्रू। अगर मैं इसको पूरा सर्कल रोटेट करवा के यहीं पे ले आऊं तो फिर वापसी आ जाएगा ना वो। तो 360 डिग्री रोटेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? ऑलराइट, बढ़िया। अब एक और चीज जो आप समझ लो, वो बेसिक समझा रही हूँ, उसको भी बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, वो है अबाउट यूनिट वेक्टर। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? ऐसे। ठीक है, ये जो है ये है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डायरेक्शन। अभी हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले बता रही हूँ, यहाँ पे खाली प्रॉपर्टीज के साथ लिख रही हूँ ताकि आपको इजी रहे इसको ढूंढना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड।
तो यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड. ऑल राइट, इट इज सिंपली अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. तो आप काफी बुक्स में देखोगे ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है कि यूनिट वेक्टर जो भी होता है ए कैप का, दैट इज द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर. ठीक है, और हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में. ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से. उसको हम आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. इसका भी यूज हम बाद में देखेंगे, अभी ब्रीफली ड्रॉ कर रही हूं. सपोज ये आपका एक्स है, या आपका वाई है, या आपका जेड है. तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई कैप. वाई के अलोंग जो होता है उसको हम कहते हैं जे कैप. और जेड के अलोंग जो होता है उसको हम कहते हैं के कैप. ऑर्थोगोनल इसलिए क्योंकि सबके सब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो आई कैप, जे कैप, के कैप में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम ये है क्या. कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. ऑलराइट, इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? बच्चा 180 का कैसे, 90 का ही तो होगा. आई और वाई और एक्स के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल तो बन रहा है. तो आई कैप और जे कैप के बीच में तो भी तो 90 डिग्री का ही बनेगा. ठीक है संगीता, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर. चलो बहुत बढ़िया. अब आ जाओ वो अलग अलग जो बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने इतनी बार करवा दिया है मुझे लग रहा है आप बच्चों को. बट ठीक है, यहाँ पर और अच्छे अच्छे हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. एक सेकेंड, मैं फटाफट इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ वरना बंद हो जाएगा. फिर आप बच्चे डांटोगे मुझे कि मैम हम वेक्टर पढ़ रहे थे आपने बंद कर दिया. ऑलराइट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. अब अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कंसिडर करते हैं. एक सबसे पहले क्या हो गया आपका, एक एक करके डिस्कस कर लेती हूँ. सबसे पहले हो गया आपका, चलो पैरेलल वेक्टर समझते हैं. पैरेलल वेक्टर गैस कर सकते हो क्या होता है बच्चा? कैप जो होता है ना, ये जो आई कैप मैं बोल रही हूँ, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप पहनाना मतलब उसको ये टोपी पहना दी. आई कैप, जे कैप, के कैप. तो ये जो भी कैप वाली चीजें हैं ना, ये रिप्रेजेंट करती हैं आपकी यूनिट वेक्टर. मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. ऑल राइट, ओके, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज. गुड जॉब गाइस. सब लोग समझ गए हैं वेक्टर्स का भी. ठीक है, यू आर राइट, दे कैन हैव डिफरेंट लेंथ, दे कैन हैव सेम लेंथ, बट उनकी जो डायरेक्शन रहती है वो सेम रहती है. मतलब अगर आपका कोई ऐसा वेक्टर है ए और कोई दूसरा वेक्टर है ऐसे बी, तो उनके बीच में जो एंगल है ना आपका, दैट एंगल बिकम 0 डिग्री के इक्वल. तो ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर. जैसे पैरेलल लाइंस हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो. ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी चीज डिफाइन कर सकते हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. व्हाट डू यू गाइस से? डू यू से एंटी और डू यू से एंटाई? बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर क्वाइट इन राइट नाउ. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है. ये आपका अगर ए है तो ये उल्टा बना दो, कुछ भी वेक्टर बना दो बी जो इसके उल्टा हो. दोनों की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की लेंथ मैटर नहीं करती, बट खाली एंगल मैटर करता है. तो इसमें इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो 180 डिग्री रहता है. ठीक है, इतना क्लियर है? वेरी गुड. डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव में आ गई, बस और कुछ नहीं है. लेंथ कुछ भी हो सकती है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर में. लेंथ का कोई सीन नहीं है, लेंथ कुछ भी हो सकती है आपकी. ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट अब आ जाता है इक्वल वेक्टर पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स गाइस? अब इक्वल वेक्टर बताओ. Yes, very good, Tanishka. You are absolutely right. I will explain this point in detail once we cover equal vectors. इक्वल वेक्टर बिल्कुल सही बोला कनिका ने कि इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है. माने सपोज एक ये वेक्टर है ए और दूसरा ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए के इक्वल है. तो इसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर. मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम. वो पूरी स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए. सो अब जैसा तनिष्का ने बोला, उसने बिल्कुल सही बोला कि अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं तो वो हमेशा पैरेलल होंगे क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है. सो दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज द डायरेक्शन इज सेम. But it is not necessary कि two parallel vectors are always equal because they can have different magnitudes. Yes, Sanjana, do you have a doubt? नहीं नहीं, आप दो अलग अलग वेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते बेटा. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर ये 5 न्यूटन है
और ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये सेम है। ये तो क्वांटिटीज ही अलग हो गई ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑलराइट, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं ये 5 न्यूटन और 5 मीटर पर सेकेंड को ऐड नहीं कर सकती, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज इटसेल्फ। ऑलराइट, सो दिस, ये जो भी ए और बी सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज जिनके ऊपर आप ये कंपैरिजन कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि मैम फिर तो आप ये रूल्स ऑफ एडिशन सिखाओगे, तो मैं चाहे फोर्स और वेलोसिटी को ऐड कर दूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बट ये मैथमेटिकल टूल है, इसको हम एक्सप्लॉइट इस सेंस में नहीं कर सकते कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी लेकर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी, नहीं। द क्वांटिटी शुड बी सेम इन नेचर। आप दो फोर्सेस को ऐड करो, आप दो वेलोसिटीज को ऐड करो, दैट विल बी राइट। बट बच्चा क्वांटिटीज ही अलग है ना। जब क्वांटिटी ही अलग है, ऐसे तो मैं आपको बोल दूं, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको ये चीज, मैं आपको बोलूं कि फोर्स और वेलोसिटी को कैसे, ट्राई टू पुट योर ओन माइंड टू इट, कि फोर्स और वेलोसिटी की यूनिट्स भी अलग हैं, वो चीजें ही अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको ऐड कैसे करोगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर आपका जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर आप कंपेयर करोगे, सो यू कांट कंपेयर टू डिफरेंट वेक्टर्स। दे आर फाइन दैट दे आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो दे आर वेक्टर्स फॉर श्योर, बट यू कांट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन विद देम। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर है? ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। चलो आगे चले फिर, थोड़े से और टाइप्स हैं वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो अगला एक आपका आ गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अभी इक्वल पढ़ा है ना हमने, तो अब पढ़ लेते हैं नेगेटिव वेक्टर। वेरी गुड। आप लीटर विद किलोमीटर को नहीं कर सकते ना कंपेयर, मतलब दो अलग अलग क्वांटिटीज को कंपेयर करने का सेंस ही नहीं बनेगा। वेक्टर इज अ मैथमेटिकल टूल जो हमें हेल्प करेगा फिजिक्स और समझने में, बट इसको ना ये मत समझो कि ए और बी है तो ए और बी की जगह हम कुछ भी वेक्टर ले आएंगे, दैट विल बी रॉन्ग, फिर तो और कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा। ठीक है, नाउ अगर नेगेटिव वेक्टर की बात होती है, तो नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर काइंड ऑफ सिमिलर है। सपोज ये आपका ए वेक्टर है, सो योर नेगेटिव वेक्टर विल बी दिस, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दैट विल बी योर नेगेटिव वेक्टर। ऑलराइट, इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, अब आ जाओ दो और इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं यार, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर का एग्जांपल, जीरो वेक्टर में सपोज आपकी ये डब्बा है, इस पे एक बच्चा ऐसे फोर्स लगा रहा है, दूसरा बच्चा ऐसे फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस आपकी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो फोर्सेस तो आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी ना। तो इसको आप वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करोगे जीरो वेक्टर के फॉर्म में कि दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज योर जीरो वेक्टर, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो रहता है, कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता इसका, और इसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, इट कैन हैव एनी अनडिफाइंड डायरेक्शन। क्योंकि जीरो वेक्टर की क्या डायरेक्शन डिफाइन करो यार, वो तो कुछ कुछ भी हो सकती है, नॉर्थ में ले लो, साउथ में ले लो, ईस्ट में ले लो, कुछ है ही नहीं, डायरेक्शन भी नहीं है, ना कोई वेक्टर है। जीरो वेक्टर है मतलब कुछ, सब कुछ कैंसिल आउट ही हो गया ना। ठीक है, ये क्लियर है? चलूं आगे। अब नेक्स्ट जो दो टाइप्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बस ये लास्ट है। एक है आपका कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर मतलब अलोंग अ लाइन, सिंपल। तो इसमें काफी सारे एग्जांपल हैं, मैंने लाइन की जगह स्पेलिंग लिख दी है, अलोंग अ लाइन। ऑलराइट, तो इसमें काफी एग्जांपल्स हैं। अगर दो वेक्टर आपके ऐसे हैं तो वो भी कोलिनियर है, दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं तो वो भी कोलिनियर है, एंटी पैरेलल है तो वो भी कोलिनियर है, बट देयर डायरेक्शन शुड बी सच दैट कि वो अलोंग अ लाइन है। ठीक है, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन या फिर अलोंग सेम पैरेलल लाइंस, कुछ भी हो, मतलब लाइन के अलोंग है अगर, तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अगला जो है आपका, वो आ गया आपका कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर तो आप अभी ड्रॉ भी कर सकते हो, सब लोगों के पास पेपर है ना, पेपर का ही आपका प्लेन है, तीन वेक्टर उस पर ड्रॉ कर लो, ये तीनों आपके कोप्लेनर वेक्टर हो गए। ठीक है, तो तीन
या 3 से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोप्लेनर तब कहते हैं जब दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ऑलराइट, दो वेक्टर्स जो आपके होते हैं, दो वेक्टर्स तो हमेशा आपके प्लेनर होंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स जहां पे भी होंगे आप उनके बीच से प्लेन निकाल दोगे। तीन वेक्टर्स या फिर 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं, तब आप उसको कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? ये आपका सारा बेसिक है। इसके बाद फिर मैं एडिशन वाली चीज पे ही आने वाली हूँ, वो आपका जो सबसे मेजर पार्ट है, एडिशन और मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में बातें करना। इज दिस पार्ट इज क्लियर गाइस? yes yes yes, very good. So now let us come to the addition of the vectors वाला पार्ट। अब सबसे पहले ये समझो कि वेक्टर्स को आप नॉर्मली ऐड कर नहीं सकते। बहुत इजी एग्जांपल दे देती हूँ यार। एक बच्चा ऐसे गया 3 मीटर्स, फिर वो ऐसे गया 4 मीटर्स, डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे, 7 मीटर आ गया मैम। डिस्प्लेसमेंट पूछोगी तो कैसे निकालोगे? ये हो जाएगी ना डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी हो जाएगी ना डिस्प्लेसमेंट आपकी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे मैम? पैरेललोग्राम लॉ, तो मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, 5 मीटर आएगा आंसर, है ना? बट ये है पॉइंट कि आप नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल पाए। बच्चा नेगेटिव वेक्टर है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जो भी आपका वेक्टर है उससे। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि आप सिंपल जो मैथ्स आपको आती है प्लस माइनस करने से वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए ना अलग टाइप के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जो अब हमको पढ़ने हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन के नाम से मैं इसको दे रही हूँ हेडिंग। अभी आई एम डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज जो इनकी मेजर स्टेटमेंट्स हैं, देन वील कम टू द, मतलब आई ट्राई टू डिराइव एटलीस्ट वन ऑफ देम इन द क्लास 2। बट इनकी डेरिवेशन अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन इजी है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो डेरिवेशन भी हो जाएगी आपकी। द थ्री लॉज आर, द फर्स्ट वन इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मैंने ट्राइंगल की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, ट्रायंगल। दूसरा आपका है पैरेललोग्राम लॉ, एंड द थर्ड वन यू कैन से इट इज, थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ। ठीक है, अब ये होते क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, सपोज आपका ये एक वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर रैंडमली कहीं पे है ए। मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे ए प्लस बी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ट्राइंगल लॉ में आप करोगे, ए को आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर दोगे, सबसे पहले जो वेक्टर लेना है वो सबसे पहले ले लिया, ए आ गया मेरा। अब ए में मुझे बी ऐड करना है, सो बी को यू विल ड्रॉ इसके हेड पे, इसके हेड पे लगा दोगे बी की टेल, ये आ गया आपका बी। इतना समझ में आया कि ए प्लस बी निकालना है, तो सबसे पहले हमने ए रख दिया, उसके ऊपर जो हेड का, जो ए का हेड है उसके ऊपर हमने बी की टेल अटैच कर दी। ऑलराइट, वी हैव ए एंड ऑन द हेड ऑफ ए वी हैव अटैच्ड बी बी's टेल से। हाँ वेरी गुड, हेड टू टेल कर दिया अटैच, ये लिख भी देती हूँ मैं, बढ़िया तरीके से बोला है, हेड टू टेल। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। अब अगर आप ये जो दो पॉइंट्स बच गए हैं खाली, उनको जोड़ दो कुछ इस तरीके से, that you are combining the tail of A to the head of B, then this vector will represent the value of A plus B. This is the resultant vector. All right, this is what the triangle law tells you. अब धीरे धीरे आपको यही करना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करके ये A plus B की वैल्यू क्या आती है वो भी हमें निकालनी है, बट दिस इज द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर गाइस? ठीक है, तो वही ट्राइंगल लॉ की जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, then the third side of the triangle in opposite direction will represent their resultant. All right, is this thing clear guys? ये चीज क्लियर है सबको? yes मैम, नो मैम, yes, very good। अब पॉलीगन लॉ भी ट्राइंगल लॉ का ही वो सेम ही है, भाई बहन ही है दोनों। ये आपका हो गया बी, ये आपका रैंडमली कोई वेक्टर हो गया ए। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, दोनों की टेल को अटैच करके बना दो, तो मतलब एक ये आपका आ गया ऐसे बी आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया ए। अब वो क्या बोल रहा है कि कंप्लीट दिस पॉलीगन, ये जो पॉलीगन बना इसको कर दो कंप्लीट।
और ये अब जो बन गया आपका पॉलीगन, उसकी डायगोनल जो होगी ना, that will represent the vector that is going to represent the resultant vector. तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये a प्लस बी. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ सेम ही है, क्योंकि आपकी जो ये वाली साइड है, ये साइड तो बी है पैरेललोग्राम है, तो अगर मैं बी वाली साइड को यहाँ पे ले आऊं तो ये ट्रायंगल लॉ ही बन गया. ऑलराइट, सो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ आपके सेम से ही होते हैं, बस खाली ये डिफरेंस है कि ट्रायंगल लॉ में आप उसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर कनेक्ट कर रहे हो. ये थोड़ा इजी इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो गया, सो यू आर सपोज टू कनेक्ट ऑल द वेक्टर्स बाय टेल. ऑलराइट, इज दिस लॉ आल्सो क्लियर गाइस? ये क्या हुआ, ये समझ में आया? यस मैम, नो मैम? Yes, very good. Now let us come to polygon law. So this law is used for 3 or more vectors. अगर आपको 3 या फिर 3 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है तब आपको ये वाला लॉ यूज करते हो. सो पॉलीगन लॉ की स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है, वो स्टेटमेंट मैं आपको समझाती हूँ कि वो कैसे आती है. पहले आप ये चीज समझो कि 3 वेक्टर को ऐड करोगे कैसे. सपोज आपका ऐसा कुछ ए है, ऐसा कुछ बी है, उसके बाद ऐसा कुछ सी है. तीनों को वही करती हूँ, ट्राइंगल लॉ से अरेंज कर देती हूँ. ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका सी आ गया. अब ट्राइंगल लॉ अगर लगाते हो तो ये चीज देखो कि अगर ए की टेल को बी के हेड से मिला दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. अग्रीड? दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी गाइस. अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी के हेड पे लगा हुआ है सी, तो अब मेरा ए प्लस बी फर्स्ट वेक्टर बन गया, सी सेकेंड वेक्टर बन गया. तो अगर मैं कुछ ऐसा ज्वाइन कर दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. इस चीज से अग्री करोगे? यस, बढ़िया है ना, सही है सिस्टम यार. 2 ट्राइंगल बन गए आपके, 2 बार ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दिया बस. पॉलीगन लॉ एक्चुअल में लेकिन कुछ और बोलता है. पॉलीगन लॉ मैं एक बार यहाँ पे लिखती हूँ. पॉलीगन लॉ बोलता क्या है? पॉलीगन लॉ कुछ ऐसा बोलता है कि अगर आप कोई भी पॉलीगन ले लो और उस पॉलीगन की साइड्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो साइक्लिक तरीके से, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा. इसका मतलब है कि सपोज मैंने पेंटागन ले लिया, एक वेक्टर ऐसे लगाया, दूसरा ऐसे लगाया, तीसरा ऐसे लगाया, चौथा ऐसे लगाया, पांचवा मैंने कुछ ऐसे लगा दिया. तो अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, सो पॉलीगन लॉ टेल्स मी दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज विल बी 0. मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है जिसकी साइड्स को आप साइक्लिक ऑर्डर में कंसिडर कर रहे हो, तो उसका रिजल्टेंट आपका 0 आएगा. सबसे पहले बताओ स्टेटमेंट समझ में आई, फिर मैं उसके मतलब पे आऊंगी. इज द स्टेटमेंट क्लियर गाइस? अब यहाँ पे ना ट्राइंगल लॉ लगाएंगे 3 बारी. कैसे लगाऊंगी बताती हूँ. सबसे पहले तो ये ए और बी पे लगा लूं. ये ऐसे तरीके का मैं इसको इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना मेरे से स्ट्रेट लाइन बनने में प्रॉब्लम होगी. ये देखो, ये हो गया हमारा ए प्लस बी. ये सब लोग अग्री करेंगे कि हाँ मैम, ए और बी पे ट्राइंगल लॉ लगाया, ए प्लस बी आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है. अब ए प्लस बी के हेड पे सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक और वेक्टर बना देती हूँ यार ऐसा. ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, ये भी अग्रीड है. ए प्लस बी प्लस सी भी आ गया. अब ए प्लस बी प्लस सी के हेड पे लगा हुआ है डी. तो आइडियल सिचुएशन में मेरा कुछ ऐसा, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी है. रुको, इसकी स्ट्रेट लाइन ही बनाते हो. What I'm having from this diagram is I am having a plus b plus c and I'm having d somewhat like this. तो ये अगर मैं इसका रिजल्टेंट बोलती हूँ तो मेरा कुछ ऐसा ये जो है, this should come as the resultant a plus b plus c plus a plus b plus c plus d.
और यहां पर जो ई बना हुआ है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है उसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ दिस होल वेक्टर। तो अगर आप पॉलीगन को ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में कंसिडर करते हो तो ये जो पूरा होता है ये वैलिड हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट वाला वेक्टर है दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। चाहे आप ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, कुछ भी ले लो, आपका हमेशा यही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? पॉलीगन मेथड में क्या किया हमने, कैसे समझा इसको? ये इसका प्रूफ भी करवा दिया है मैंने आपसे ये डिस्कस भी कर लिया है कि हो क्या रहा है। यस, इट इज क्लियर। ऑल राइट पिंकी, आई जस्ट रिपीट इट फॉर यू। पॉलीगन लॉ में क्या बोलते हैं कि अगर आपका वेक्टर को मैं लू, 5 वेक्टर को मैं लू, 4 वेक्टर को मैं लू, पॉलीगन पे कोई भी पॉलीगन हो मेरे पास, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, और क्या होता है ये आपका पेंटागन हो, कुछ भी हो, इसकी अगर मैं सारी साइड्स को साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो आई हैव जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाई इज दैट रिजल्टेंट कमिंग आउट एज 0। क्योंकि आप लोग ये फाइंड करोगे कि जो फाइनल साइड है इसकी, दैट फाइनल साइड विल कम एज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज। और फाइनल साइड को क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे तो इसलिए वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। इट विल बिकम द नेगेटिव ऑफ द एडिशन ऑफ ऑल ऑफ द वेक्टर्स व्हिच आर देयर इन द पॉलीगन। So that is why when you are finding out the final result, it will come out to be 0. All right, is it clear now, guys? Is it better now? समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम, यस मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब दो और जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें ट्राई करनी है कवर करने की, वो ये है कि एक तो आपका ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मतलब कंपोनेंट्स कैसे तरीके से ले सकते हो, और दूसरा कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, कुछ भी एंगल बना रहे हैं एक दूसरे में, तो आप किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा, रिपीट करने का कुछ है नहीं इसके अंदर। यही है कि पॉलीगन लॉ ये बताता है कि अगर आपका कोई भी पॉलीगन है, सपोज ऐसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इस तरीके के वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। रिजल्टेंट 0 इसलिए आता है क्योंकि जब आप वेक्टर एडिशन फाइंड करोगे ना, तो आप ये फाइंड करोगे कि ये वाली जो पर्टिकुलर साइड है इस डायरेक्शन में इट विल रिप्रेजेंट अ सम ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मानिए दिस येलो वन विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब क्योंकि इसको हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया है तो वो नेगेटिव वेक्टर बन चुका है, वो सारे के रिजल्टेंट को कैंसिल आउट करके आपको 0 रिजल्ट देगा। ठीक है, इज इट बेटर नाउ गाइस? अभी थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है सबको? All right, very good. Okay, so now that we have understood this, let us try to understand component of a vector. कंपोनेंट का मतलब होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को तोड़ना। ठीक है, इसमें हम वेक्टर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, सो इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग, इफ यू आर हैविंग सम वेक्टर ऐसा कुछ, तो इस वेक्टर को मैं बोल देती हूँ आर। अगर आप इसके कंपोनेंट करते हो तो आपके कंपोनेंट कुछ ऐसे आएंगे। ये हो जाएगा आपका आर वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये कुछ एंगल है थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर एक्स। सो यू गाइस कैन सी दिस यूजिंग मैथमेटिक्स की आर एक्स की वैल्यू आपकी आएगी आर कॉस थीटा, आर इज द मैग्नीट्यूड। आर वाई की आपकी वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। तो जो आपका मैग्नीट्यूड रहता है किसी भी वेक्टर का, वो आप रिप्रेजेंट कर पाओगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपसे थीटा की वैल्यू मांगी जाए तो आप tan थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग आर वाई अपॉन आर एक्स। तो इसका अगर मैं आपको एक रफली एग्जांपल भी दूं, सपोज यू आर हैविंग अ वेक्टर a as 2i कैप प्लस 3j कैप। तो अगर मैं पूछूं कि इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, माने अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 विच विल बी अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। और अगर मैं पूछूंगी क्या एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो वो tan थीटा जो आपका एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 3/2। सो थीटा विल कम आउट टू बी द इनवर्स ऑफ 3/2।
ऑलराइट, इज दिस ब्रीफली क्लियर गाइस कि हाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एटलीस्ट कैसे करते हैं? दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का केस. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब वो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों के दोनों. ऑलराइट, इज दिस क्लियर गाइस? यस. अब एक दो चीजें और पढ़ते हैं, दो वेक्टर्स के ऑपरेशन थोड़े से पढ़ते हैं. सपोज यू आर हैविंग टू वेक्टर्स. Suppose you have two vectors A and B which make an angle of theta, मतलब उनके बीच में एंगल थीटा है, which make an angle of theta. इसमें दो तीन चीजें आप सीख लो. ठीक है, इसके प्रूफ्स आप थोड़े से खुद कवर करना. ये सपोज B है, ये सपोज A है. तो एक जो चीज आपकी आ सकती है वो आ सकती है कि आपको मैं पूछ सकती हूँ कि कंपोनेंट ऑफ B along A कितना होगा, है ना? व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ B along A. तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, ये तरीका होता है. कंपोनेंट ऑफ बी हो जाएगा, सपोज दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए. सो इट विल बी इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा एक तरीके से. राइट, ओ बी कॉस थीटा माने अगर मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं, सो दिस विल बी माई कॉम्पोनेंट. सो वट एवर योर वैल्यू ऑफ बी इज, मल्टीप्लाई दैट बाय कॉस थीटा. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जो भी वेक्टर है in terms of another vector. So you can determine the component of a vector with respect to another vector in this way if you know the angle between them. ठीक है, इतना क्लियर है? ये भी cos थीटा वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली आ जाएगा आप लोगों का. All right guys? Yes ma'am, no ma'am? All right, this is clear. एक और चीज जो आपको अच्छा फॉर्मूला पढ़ना है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इसकी आप डेरिवेशन भी पढ़ सकते हो. इसकी डेरिवेशन भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कि मैम ए और बी का कितना फॉर्मूला रहेगा. सो ए और बी के फॉर्मूला अगर आप ए प्लस बी कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसमें जो आपका लगता है फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी दी मैग्नीट्यूड. अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइनल कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा. तो सपोज योर रिजल्टेंट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा ना. अगर पैरेललोग्राम लॉ लगा देते हैं तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा. दिस इज योर रिजल्टेंट. एंड सपोज दैट दिस रिजल्टेंट इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा. तो आप ये tan अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हो. दिस tan अल्फा विल लीड यू टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. सो अगेन इनके प्रूफ्स होते हैं जो आप ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों से प्रूव कर सकते हो. प्रूफ्स बहुत इजी है, कुछ नहीं करा है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी है और बस उसका उन दोनों को ऐड वगैरह कर दिया है. सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और कुछ नहीं है. अगर इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया तो अभी जाकर प्रूफ खोल लेना, 1 सेकंड में प्रूफ भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो वो प्रूफ भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. या फिर अगर बोलो तो फटाफट ट्राइंगल लॉ का प्रूफ और करवा देती हूँ, 10 मिनट्स है. वरना आई कैन सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चंस या फिर आई कैन डू द प्रूफ ऑफ ट्राइंगल लॉ, वट एवर यू गाइज वॉन्ट. बताओ क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस करवा दूं, प्रूफ कर चलो बढ़िया है मैम, क्वेश्चंस मैम प्रूफ. तो चलो एक रिपीट में कर देती हूँ. फिर श्वेता एक काम करते हैं कि क्वेश्चन की जगह प्रूफ करवा देती हूँ सलीना. और क्योंकि हम जब मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करेंगे तब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वेक्टर वगैरह के भी आ ही जाते हैं और अब पूरा चैप्टर जो आपका बाकी है वो वेक्टर से ही होना है. तो इसका एक प्रूफ मैं आपको करवा देती हूँ डिस्कस. ठीक है, चलो. तो बस यही फिर फाइनल चीज पढ़ते हैं कि ट्रायंगल लॉ का प्रूफ करवा दो मैम. और अगर ये बहुत ही इजी हुआ ना तो फिर मुझे मत मारना कि मैम क्वेश्चन ही करवा देते, ये तो हम खुद ही कर लेते, ये तो बहुत ही इजी है. ठीक है, तो चलो इसके लिए अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं. अब यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि ये है आपका फर्स्ट वेक्टर. सपोज दिस वेक्टर इज ए. ऑल राइट, दिस इज योर सेकेंड वेक्टर. सपोज दिस वेक्टर इज बी.
नाउ यू नो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के बीच वाला ये जो लंबा सा वेक्टर आएगा वो आएगा. लेट मी एक्सटेंड दिस वेक्टर अ लिटिल बिट ताकि आपका डायग्राम थोड़ा और सही बन जाए. सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट. यार मेरा लाइन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बनती है, तुम लोग ऐसे कॉपी में सीधी बनाना. Okay, this is as straight I can get, guys. So yes, please draw a straight line in your notebooks. So this will be your resultant vector, that is a plus b. ठीक है, यही हमारा ट्राइंगल लॉ कहता है. इस चीज से अग्री करते हैं सब बच्चे? Everyone agrees with this? Let me name this as O, P and Q. अब इन दोनों के वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है. अगर मैं ए को आगे ले आऊंगी तो इनके बीच में एंगल बन जाएगा थीटा. लेट मी ड्रॉ यहाँ पर ये 90 डिग्री वाली चीज. लेट मी नेम दिस एन. ठीक है, बस इतना ही मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, बाकी सब कुछ सही है. ये हो गया मेरा अल्फा के इक्वल, जो ये आर का डायरेक्शन है विद दी ए वेक्टर. अब बड़ा ही सिंपली देखो, अब मेरे पास कुछ नहीं है. अब इसकी ना स्टेटमेंट आप अच्छी खासी लिख लेना कि सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो वी नो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ दैट if you are placing one vector A and on the head of the first vector you are placing the tail of the second vector, then we will get the resultant by connecting the tail of the first vector to the head of the second vector. Suppose that tail is making an angle of alpha with the A vector. ऐसे ऐसे करके अच्छी सी थियोरी लिख लेना. फिर ये भी लिखना कि we are producing OP and we are drawing a perpendicular QN to OP from point Q. ये थियोरी लिख लोगे घुमा फिरा के. मैथमेटिक्स बता दूं अब? मैथमेटिक्स बताऊं? चलो ठीक है. तो अब मैथमेटिक्स पे अगर आते हैं, सो इन ट्राइंगल NPQ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है मेरा, इसमें आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो. बच्चा यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं A और B. तो थ्योरी में आपको यही लिखना है कि ट्राइंगल लॉ से हमें बताया जाता है कि जो वेक्टर A है उसके हेड पे वेक्टर B का टेल लगा दो. तो आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय कनेक्टिंग द टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी. तो मैं इसी को बोल रही हूँ, इसी को थोड़ा सा वर्ड्स में आपको जब भी प्रूव करते हो ना तो वर्ड्स में थोड़ी सी ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं कि सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स ए एंड बी represented by OP and PQ. The resultant of these vectors according to the triangle law will be given when we place the head of vector B, the tail of vector B on the head of vector A. So on connecting the tail of vector A with the head of vector B, we will receive the resultant. Now what we are doing is we are producing OP, है ना? OP को हमने और लंबा किया, एक्सटेंड किया है. So you can say that when we are also producing OP and drawing a perpendicular QN to OP. ठीक है राकेश, इज इट क्लियर? बाकी बच्चों को ये बेसिक थ्योरी क्लियर है कि कैसे थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इंग्लिश विंग्लिश अपने वर्ड्स में लिख लेना, बुक्स में भी मिल जाएंगी. अब cos थीटा की वैल्यू अगर मैं इस ट्राइंगल में निकालती हूँ तो cos थीटा आपका क्या होता है, वो पढ़ते हैं ना, कैसे होता है वो, whatever what have you guys used to remember that perpendicular base और hypotenuse वाला चीज, ऐसा कुछ होता है ना. There are millions of ways you can remember it. Pandit Badri Prasad Har Har Bole or something like that, I guess. So right, तो cos थीटा आपका आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस माने Pn अपॉन हाइपोटेन्यूज माने PQ. अग्रीड? इतना अग्रीड है? तो Pn है आपका, चलो Pn को Pn ही रहने देते हैं, PQ है आपका B के इक्वल. इसका मतलब क्या है आपका कि cos थीटा की जो की एक तरीके से Pn की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी B cos थीटा. ऑलराइट, ये Pn की वैल्यू B cos थीटा आ गई सब बच्चों की. पहला रिजल्ट आ गया. ठीक है, वेरी इजी भाई, तो मैं बोल रही हूँ ये बहुत इजी है. अब अगर सिमिलरली मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस Qn अपॉन द हाइपोटेन्यूज अगेन Qn अपॉन PQ. राइट, so this will tell me कि Qn जो आएगा मेरा, क्योंकि PQ is equal to B, so Qn will come out to be B sin theta. Let me write this, that this will be Qn upon B. So you will get the value of Qn as B sin theta.
ये भी सही है, इजी है, दिस इज ऑल्सो इजी गाइस। अब कंसिडर करो राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कंसिडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल ONQ। ONQ इज अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल। उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप मुझे ये OQ साइड की बताओ। तो आप बोलोगे मैम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, है ना। ON का मतलब क्या है, OP प्लस PN, माने A प्लस PN। तो A प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस ये QN का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये वैल्यूज प्लग इन कर दो सिंपली, है ना। PN की वैल्यू B cos थीटा आई थी, QN की वैल्यू B sin थीटा आई थी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QN विच इज B sin थीटा का होल स्क्वायर। ये ना मैं A के ऊपर से वेक्टर साइन हटा देती हूँ, क्योंकि ये जो A है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको कि हाँ मैम ऐसा कुछ आ गया। अब मैं अगले पेज पे मूव कर जाऊंगी, तो इतना देख लो, इतना क्लियर है ना। अब तो यार बस मैथ्स रह गई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। अब आपके पास जो आपका वैल्यू थी OQ की, वो कितनी आ गई थी, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको खोल देती हूँ, A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को कंबाइन कर दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो OQ स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यही तो प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो इससे आपके पास आ तो गया कि रिजल्टेंट जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है, मैग्नीट्यूड आ गया, सब बच्चों का मैग्नीट्यूड आ गया बढ़िया तरीके से। यस, वेरी गुड। अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसी वाले राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा निकाल लेती हूँ। तो tan अल्फा आपका क्या आएगा, QN अपॉन ON, राइट। tan अल्फा विल बी QN अपॉन ON। QN की वैल्यू है B sin थीटा, ON की वैल्यू है A प्लस B cos थीटा। So that is exactly what you're supposed to do. I am changing the color to green to determine that. Tan alpha will be equal to QN upon ON. माने QN upon ON हो गया आपका OP प्लस PN। तो इसको जब आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी tan alpha will be equal to B sin theta upon A plus B cos theta। इस तरीके से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यही दोनों फॉर्मूलाज तो हमने पढ़े थे, जिनका आपने बोला था कि मैम प्रूफ करवा दो, मैंने कहा था कि इजी है। यही तो थे हमारे दोनों फॉर्मूलाज, ये थे ना, A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये आपका प्रूफ आ गया। आया सब बच्चों को समझ। तो ये प्रूफ अगेन यू कैन डिस्कस दैट, ये प्रूफ अपनी क्लास में भी करके रखना, क्योंकि एक पेपर में आ सकता है कि ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट बताओ, ट्राइंगल लॉ को प्रूफ कर दो, इस तरीके का आ सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, वो पैरेललोग्राम लॉ भी आपका इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा, उसमें बल्कि वो और ट्राइंगल लॉ से इजी ही रहता है, सेम ही मेथोडोलॉजी रहती है ट्राइंगल लॉ को प्रूव करने की। ये समझ में आया तो पैरेललोग्राम लॉ भी समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मेरी साइड से मैंने आपका वेक्टर का ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करवा दी हैं। अगेन ओपन योर बुक, डोंट ओपन एनसीईआरटी फॉर वेक्टर्स, आई विल रेकमेंड ओपन सम अदर बुक। कोई भी अगर आपके पास प्रदीप है या फिर कोई भी अगर एसएल अरोड़ा है, कोई भी अगर बुक है जिसमें वेक्टर की अच्छी एक्सप्लेनेशन है और वेक्टर के क्वेश्चंस उसके साथ में ही है, तो वो बुक खोलो और उसके क्वेश्चंस करने शुरू करो।
ठीक है, so that is my recommendation to you guys and that is all for today's class. Thank you so much everyone.